वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए टेस्ट सीरीज 7 जो कि एडिटोरिया वॉल्यूम 1 के ईएसआई वाला बुक से चलाया जा रहा है। 1 से 6 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर आप नहीं देखें तो वहां से जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ मेंस का भी सेट अवेलेबल करवा दिया जा रहा है। अभी आप लोगों को अल्टरनेट बेस पे अवेलेबल करवाया जा रहा है, लेकिन जल्द ही उसे भी रेगुलर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का रिक्वेस्ट था बिहार फॉरेस्ट गार्ड और दिल्ली पुलिस, बिहार फॉरेस्ट गार्ड और दिल्ली पुलिस के भी प्रैक्टिस सेट जो है वो जल्द ही आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुक्रोज जो है वो, जैसे देखिए सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज, ये सब जो है ये डाइसैकेराइड के उदाहरण हैं। क्लियर है? अगर हम बात कार्बोहाइड्रेट की करते हैं तो ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 1:2:1 में मिलकर बना हुआ एक कार्बनिक पदार्थ है। क्लियर है? अगर हम बात मोनोसैकेराइड की करते हैं तो मोनोसैकेराइड से याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे सरल प्रवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानी जाती है। तो बांग्लादेश में जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको जमुना नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जमुना। अगर हम बात ब्रह्मपुत्र नदी की करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थान है वो है तिब्बत में मानसरोवर झील पर स्थित युंगडुंग हिमानी से। ठीक है? अगर हम बात गंगा नदी का बात करते हैं तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात इसकी ब्रह्मपुत्र नदी की करते हैं तो इसको तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है किस शैली में प्रसिद्ध गया का विष्णुपथ मंदिर बना हुआ है। तो ये बना हुआ है नागर शैली में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए नागर शैली की अगर हम बात करते हैं तो नागर शैली जो है वो नागर शब्द से बना हुआ है, और नागर शब्द का मतलब ही होता है जो सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण ही इसको नागर शैली कहा जाता है। नागर शैली की अगर बात करते हैं तो नागर शैली में मंदिर आधार से लेकर शिखर तक चतुकोष्णीय होते हैं। ठीक है? और इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय कहा जाता है। अगर हम बात द्रविड़ शैली की करते हैं तो द्रविड़ शैली से एक चीज़ याद रखिएगा, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं वो बहुमंजिला होते हैं। और अभी अगर हम बात करते हैं तो यूनेस्को के जो विश्व विरासत सूची में शामिल है तंजौर का भिदेश्वर मंदिर, ये द्रविड़ शैली का एक जीता जाता उदाहरण है। अगर हम बात बेसर शैली की करते हैं तो बेसर शैली से कुछ याद रखने वाली बात है कि जो नागर और द्रविड़ शैली हैं इन दोनों के मिले जुले रूप को ही हम लोग बेसर शैली कहते हैं। इस शैली की अगर मंदिर की बात करते हैं तो ये इस शैली के जो मंदिर हैं वो विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक पाए जाते हैं। बेसर शैली को चालुक्य शैली भी कहा जाता है। बेसर शैली की अगर बात करते हैं तो बेसर शैली के मंदिरों का आकार जो है वो आधार से लेकर शिखर तक गोलाकार या अर्ध गोलाकार होता है, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हैं वृंदावन का वैष्णव मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है। तो एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता है रवि कृति। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। और ये जो रवि कृति है ये पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी थे। और ये जो एहोल प्रशस्ति है इसके बारे में पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो वातापी के चालुक्य वंश का शासक था। पुलकेशिन द्वितीय से याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। और फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को हराकर उसकी राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया और वातापी कोट की उपाधि धारण किया था। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रसिद्ध बंगाल काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में पारित हुआ था। अगर हम बात बंगाल काश्तकारी अधिनियम की करते हैं तो इसके अनुसार जमींदार जो थे वो इच्छानुसार जमीन नहीं छीन सकते थे। अगर हम बात 1885 की करते हैं तो 1885 से याद रखिएगा इसमें 1885 में ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना हुई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना 1885 में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है प्रसिद्ध कवि कालिदास की पुस्तक अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है सर विलियम जोन्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर विलियम जोन्स के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 1857 की लड़ाई में किस वर्ग का समर्थन नहीं था। तो 1887 की अगर लड़ाई की बात करते हैं तो मुस्लिम वर्ग का समर्थन था, खेतिहार का भी था, कृषक का भी था, लेकिन जमींदार वर्ग का समर्थक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात 1857 की लड़ाई की करते हैं तो ये 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी से इसकी शुरुआत हुई थी। और 1857 की क्रांति के समय जो भारत का गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड केनिंग था, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉर्मस्टेन थे जो कि लिबरल पार्टी के थे। और इससे एक चीज़ और याद रखिएगा कि बी डी सावरकर ने इस क्रांति के बारे में कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सतलज और काली नदियों के बीच हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, अगर हम सतलज और काली नदी के बीच बोलते हैं तब बोला जाता है कुमायूं हिमालय। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम बात आसाम हिमालय की करते हैं तो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच को बोला जाता है आसाम हिमालय। और अगर पंजाब हिमालय की बात करते हैं तो समतल और सिंधु के बीच स्थित को बोला जाता है पंजाब हिमालय। और अगर नेपाल हिमालय की बात करते हैं तो काली और तीस्ता नदी के बीच के भाग को हम लोग बोलते हैं नेपाल हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द्वितीय प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है। द्वितीय प्रदूषक की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे स्मॉग हो जाएगा। द्वितीय प्रदूषक स्मॉग जो है वो धुएं और कोहरे को मिलाकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है राज्य में आपातकाल का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो देखिए, 3 तरह के आपातकाल का जिक्र है। एक है 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपातकाल। तो यहाँ पूछ रहा है राष्ट्रपति शासन का राज्य में आपातकाल, यानी हो जाएगा आंसर 356। सर्वप्रथम जो राज्य में आपातकाल लगा था वो 1951 में पंजाब में लगा था। और सर्वाधिक समय कब तक लगा है? सर्वाधिक समय तक लगा है जम्मू कश्मीर में। क्लियर है। अगर हम राज्य में आपातकाल की बात करते हैं तो राज्य में आपात की उद्घोषणा की अवधि 2 मंथ होती है। इससे अधिक के लिए संसद से अनुमति लेनी पड़ती है, तब यह जाकर 6 मंथ की होती है। और यह फिर अधिकतम जो है वो 3 वर्ष तक यह राज्य में प्रवर्तन में रह सकती है। अगर इससे अधिक के लिए क्या होगा, संविधान में संशोधन करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 से संबंधित है। अगर हम बात अनुच्छेद 23 की करते हैं तो इसी के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी व्यवस्था अधिनियम 1976 पारित किया गया था। क्लियर है। अगर हम बात अनुच्छेद और ऑप्शंस की बात करते हैं तो अनुच्छेद 24 में है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण और अनुच्छेद 19 में 6 तरह की स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है विद्युत धारिता यानी इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फराडे। अगर हम बात विद्युत धारिता की करते हैं तो विद्युत धारिता बराबर होता क्या है, आवेश बटा में विभव, यही कहलाता है विद्युत धारिता। ठीक है। अगर हम बात कूलम की करते हैं तो कूलम से याद रखिएगा ये आवेश का मात्रक है। वोल्ट की अगर बात करते हैं तो ये विद्युत वाहक बल का मात्रक है। और एम्पियर की बात करते हैं तो ये विद्युत धारा का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है। तो यूरेनियम के अगर हम लोग रेडियोधर्मी विघटन की बात करते हैं तो इसका अंतिम उत्पाद जो है वो सीसा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात यूरेनियम की करते हैं तो यूरेनियम का सबसे बड़ा जो उत्पादक है वो कजाकिस्तान है। और सबसे बड़ा अगर भारत में उत्पादक पूछे तब है आंध्र प्रदेश। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी। तो भारत में अगर बाघ परियोजना की बात करते हैं तो भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। अगर हम बात 1987 की करते हैं तो 1987 से याद रखिएगा गैंडा परियोजना, 1992 से याद रखिएगा हाथी परियोजना और 1975 से याद रखिएगा घड़ियाल प्रजनन परियोजना। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 मैच करने के लिए कह रहा है जलप्रपात और कुछ जिले के नाम दिए हुए हैं। ये तीनों जलप्रपात बिहार में अवस्थित है और बिहार के जिले के नाम दिए हुए हैं। ककोलत की अगर बात करते हैं तो ये नवादा जिला से मैच करेगा। धुआं कुंड की बात करते हैं तो ये सासाराम से मैच करेगा और दुर्गावती रोहतास के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है
कि वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्धाभ्यास है। तो अगर हम लोग वरुण की बात करते हैं तो ये भारत और फ्रांस के बीच है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। भारत और फ्रांस के बीच और भी याद रखिएगा, गरुड़ भारत और फ्रांस के बीच ही होता है, और एक होता है शक्ति, ये भी भारत और फ्रांस के बीच होता है। अगर हम बात भारत और जापान की करते हैं तो भारत और जापान से याद रखिएगा, धर्म गार्जियन सिन्धु मैत्री जो होता है वो भारत और जापान के बीच होता है, और भारत और इंडोनेशिया के बीच से याद रखिएगा, समुद्र शक्ति जो है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित युग्म है। अगर हम बात बक्सर के युद्ध की करते हैं तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच हुआ था, और अंग्रेजों का जो सेनापति था वो था हेक्टर मुनरो, और 1764 में हुआ था जिसमें अंग्रेज विजय हुए थे, तो ये तो सुमेलित नहीं है। अगर हम बात बॉन्डीवास का युद्ध का करते हैं तो बॉन्डीवास का जो युद्ध है अगर उसकी बात करते हैं तो फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी है, बिल्कुल सही है, और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी, और ये 1760 ईस्वी की बात है। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर हम बात जलियांवाला बाग का युद्ध का करते हैं तो ये रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में 1919 में हुआ था, और खेड़ा के युद्ध का बात करते हैं तो ये साहू और ताराबाई के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है पांडिचेरी की संधि किसके बीच हुई थी। तो पांडिचेरी की जो संधि है वो हुई थी अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। अब ये जनरली हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो था वो 1749 से लेकर 1754 के बीच हुआ था, और इसी युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई थी, और उसके बाद जनवरी 1755 में पांडिचेरी की संधि हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बाद। अगर हम बात प्रथम कर्नाटक युद्ध की करते हैं तो ये था 1746 से लेकर 1748, खत्म हुई थी सापेल की संधि से, और तृतीय कर्नाटक युद्ध हुआ था 1756 से लेकर 1763, जो कि खत्म हुआ था पेरिस की संधि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के निष्कासन के सिद्धांत का व्याख्या किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो है रमेश चंद्र दत्त, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम दादा भाई नौरोजी की करते हैं तो दादा भाई नौरोजी से याद रखिएगा प्रॉपर्टी एवं अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और बेमोश चंद बनर्जी से याद रखिएगा यूनाइटेड इंडिया कमेटी की स्थापना 1883 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो अमृत बाजार पत्रिका शिशिर कुमार घोष सुमेलित है, मिरातुल अखबार राजाराम मोहन राय ये भी सुमेलित है, इंडियन मिरर मनमोहन घोष एवं देवेंद्रनाथ टैगोर सुमेलित है, द लीडर गोपाल कृष्ण गोखले ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि द लीडर जो है ये भी मदन मोहन मालवीय की पत्रिका है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले से याद रखिएगा नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है नाभिक की खोज किसने की थी। तो नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में किया था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात चैडविक की करते हैं तो चैडविक से याद रखिएगा इन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दूध उदाहरण है। दूध किस चीज़ का उदाहरण है। दूध पायस का उदाहरण है। पायस यानी कि हम लोग उसको बोलते हैं इमल्सन। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इमल्सन की अगर बात करते हैं तो इमल्सन वो होता है दो से अधिक अमिश्रणीय तरल पदार्थों से बना हुआ एक मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, पायस कहते हैं या फिर इमल्सन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है। तो अगर हम बात सुपीरियर झील की करते हैं तो ये अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित है, जो कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका एवं कनाडा के बीच। इसका क्षेत्रफल है 82,100 किलोमीटर स्क्वायर। अगर हम बात भारत में कुछ झीलों की करते हैं तो याद रखिएगा भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है बुलर झील, भारत के सबसे अधिक खरे पानी की झील है सांभर झील, और भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है। तो जीडीपी का आंकड़ा जारी करता है NSSO, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। देखिए NSSO का फुल फॉर्म होता है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, लेकिन अब NSSO और CSO इन दोनों को मर्ज कर दिया गया है और मर्ज करके एक नई ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है जिसको बोला जाता है NSO। तो NSSO का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, और अब एक जो नया संस्था इन दोनों को मर्ज करके बन गया है वो है NSO जिसका फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस।
अगर हम बात और ऑप्शंस की करते हैं तो अगर आरबीआई की बात करते हैं तो आरबीआई का गठन 1935 में हुआ है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके गवर्नर का नाम है शक्तिकांत दास जो कि 25वें गवर्नर है और इसके मुख्य वित्तीय अधिकारी का नाम है सुधा बाल कृष्णन। अगर हम बात नीति आयोग की करते हैं तो नीति आयोग से याद रखिएगा इनके सीईओ का नाम है अमिताभ कांत और अभी वित्त सचिव की अगर बात करते हैं तो अभी तत्कालीन वित्त सचिव है हमारे अजय भूषण पांडे। जीडीपी का फुल फॉर्म होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय स्थित है। तो भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय जो स्थित है वो है चेन्नई में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। लेकिन यहाँ पे देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, कभी कभी पूछेगा समुद्री विज्ञान संस्थान, समुद्री विज्ञान संस्थान पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा गोवा, लेकिन अगर समुद्री विश्वविद्यालय पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगर हम बात विशाखापट्टनम की करते हैं तो विशाखापट्टनम से याद रखिएगा अभी जो रेलवे का 18वां जोन बना है जिसको नाम दिया गया है साउथ कोस्ट रेलवे, उसका हेडक्वार्टर है विशाखापट्टनम में। चेन्नई से एक चीज और याद रखिएगा, केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान भी चेन्नई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है मोपला विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे। तो मोपला विद्रोह यानी कि 1921 के केरल के मालाबार तट के निकट हुआ था और जिसके प्रमुख नेता थे अली मुसलियार। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। इसके से एक चीज याद रखिएगा, जो बीडी सावरकर थे यानी विनायक दामोदर सावरकर, उनने मोपला नामक एक उपन्यास की भी रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है वर्ष 1922 में कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किसने किया था। तो कांग्रेस के गया अधिवेशन का सभापतित्व किया गया था चित्तरंजन दास के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम रास बिहारी घोष की बात करते हैं तो रास बिहारी घोष से याद रखिएगा इन्होंने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। 1908 में मद्रास अधिवेशन की ये की थी, अध्यक्षता किया था, उसमें कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ था। अगर हम बात अबुल कलाम आज़ाद की करते हैं तो अबुल कलाम आज़ाद सबसे पहले 1923 का एक दिल्ली का विशेष अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता किए थे और ये सबसे युवा अध्यक्ष भी माने जाते हैं। फिर 1940 में इन्होंने रामगढ़ में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। फिर 1940 से लेकर 1945 तक कोई अधिवेशन नहीं हुआ था, तो सबसे ज़्यादा दिन तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले भी हैं अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। फिर 1946 में हुआ था मेरठ में, जिसकी अध्यक्षता किए थे आचार्य JB कृपलानी। वो उससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज़ादी के समय कौन था। क्लियर है। बी राघवाचारी की अगर बात करते हैं तो बी राघवाचारी से याद रखिएगा इन्होंने 1920 के नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जिसमें कि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी धान, क्योंकि चना, सेम और मटर ये तीनों दलहन है। एक्चुअली क्या होता है कि दलहन जो होता है वो नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करता है। राइबोजेमियम नामक जीवाणु जो होता है वो नाइट्रोजन का मृदा में स्थिरीकरण करता है। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। तो इसके स्टार फिश जो है वो मछली नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है। स्टार फिश की अगर बात करते हैं तो स्टार फिश जो है वो इकाइनोमेटा संघ का एक समुद्री जंतु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है। तो ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इसको शुरू किया गया था 1979 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास से ये संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। तो गरीबी उन्मूलन पर दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में। छठी पंचवर्षीय योजना की अगर टाइम ड्यूरेशन देखा जाए तो था 1980 से लेकर 1985 तक। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था ये दिया गया था छठी पंचवर्षीय योजना में, लेकिन गरीबी उन्मूलन पर बल दिया गया था, क्लियर है, पंचवर्षीय योजना में। क्लियर है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होएगा, यहाँ नारा पूछ रहा है तो हमारा आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्षीय योजना। अगर हम बात तृतीय पंचवर्षीय योजना की करते हैं तो ये था 1961 से लेकर 1966 तक और इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। अगर हम बात चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये था 1969 से लेकर 74 तक और इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है राज्यसभा संसद को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सूची में से विधि बनाने हेतु अधिकृत करती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 249। क्लियर है। इससे अनुच्छेद 312 भी याद रखिएगा। अनुच्छेद 312 में है राज्यसभा विशेष बहुमत द्वारा नई अखिल भारतीय सेवाओं की स्थापना की अनुशंसा कर सकती है। क्लियर है।
अगर हम बात राज्य सूची और संघ सूची और समवर्ती सूची की करते हैं तो इससे याद रखिएगा, भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है। पहला है संघ सूची जिसमें 100 विषय हैं लेकिन मूलतः 97 था। दूसरा है राज्य सूची जिसमें अभी 61 विषय है, मूलतः 66 था। और तीसरा है समवर्ती सूची जिसमें अभी 52 विषय है लेकिन मूलतः 47 विषय था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं आखिर बाल्टिक देश है क्या। बाल्टिक देश की अगर बात करते हैं तो एक वैसा देश जिन्हें रूसी साम्राज्य से प्रथम विश्व युद्ध के समय स्वतंत्रता मिली थी, उन्हीं को हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं। बाल्टिक देश में मेनली हम लोग एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया को कंसीडर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेलारूस जो है वो बाल्टिक देश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है निम्नलिखित पर्वतों का पूरब से पश्चिम का क्रम क्या है। तो अगर हम बात करते हैं पूरब से पश्चिम के क्रम का, तब हमारा आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट और मानासलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है। तो आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि जो है वो हेनरी बिबियन डेलिजियो को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और इन्हीं के द्वारा यंग बंगाल आंदोलन की भी शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कौन व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित नहीं था। भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में उपस्थित थे। अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में तेज बहादुर सप्रू भी थे और आगा खान भी थे। अगर हम बात तीनों गोलमेज सम्मेलन की करते हैं तो तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड। और पहला हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा हुआ था 7 सितंबर 1931 को और तीसरा हुआ था 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय संविधान में संशोधन एवं सख्ती की प्रक्रिया का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन की बात करते हैं तो ये भाग 20 और अनुच्छेद 368 के तहत है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन से एक चीज़ याद रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो है वो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्लियर है, लेकिन संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकता है। संशोधन की 3 विधियों को अपनाया गया है। एक विधि है साधारण विधि द्वारा, दूसरा है विशेष बहुमत द्वारा संशोधन और तीसरा है संसद के विशेष बहुमत एवं राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है। तो अगर हम बात समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आने वाले विषयों की करते हैं तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। क्यों? क्योंकि पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। बाद बाकी देखिए जो शिक्षा है, वन है, वन्यजीव है, नापतौल है, जनसंख्या नियंत्रण है, ये सब राज्य सूची में तो था लेकिन इसको समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंचायती राज। ये अभी भी राज्य सूची का ही विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है। तो जल में जो वायु का बुलबुला है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण एक अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवतल लेंस। अगर हम बात अवतल लेंस की करते हैं तो अवतल लेंस से एक चीज याद रखिएगा, अवतल लेंस में जो प्रतिबिंब है वो सीधा तथा आभासी एवं वस्तु से छोटा होता है, चाहे वस्तु कहीं भी रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। अगर हम बात संथाल विद्रोह की करते हैं तो संथाल विद्रोह 1855-1856 सिंधु एवं कान्हू ये सुमेलित है। अगर हम बात रामसी विद्रोह की करते हैं तो 1822 से लेकर 1839 ये चितर सिंह ये भी सुमेलित है। अगर हम बात कोल विद्रोह की करते हैं तो कोल विद्रोह 1830 से 1831 बुधो भगत ये भी सुमेलित है। अगर हम बात पागलपंथी विद्रोह की करते हैं तो पागलपंथी विद्रोह 1825 और करमशाह और टीपू मीर तो ये सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर हम मजमून शाह और चिराग अली शाह की बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा फकीर विद्रोह 1776 से 1777 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है निम्नलिखित युद्ध को कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अगर हम बात बॉन्डीवॉर्स की युद्ध की करते हैं तो बॉन्डीवॉर्स का युद्ध हुआ था 1760 में।
ठीक है, और इसमें फ्रांसीसियों की पराजय हुई थी। इससे एक और चीज़ याद रखिएगा, इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट के द्वारा किया गया था। अगर हम बात प्रथम कर्नाटक युद्ध की करते हैं तो ये हुआ था 1746 से लेकर 1748 के बीच, और ये खत्म हुआ था एला सापल की संधि के द्वारा, और ये जनरली ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। अगर हम बात बेदरा की युद्ध की करते हैं तो बेदरा का युद्ध हुआ था 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच, और इसी युद्ध के बाद डचों का अंतिम रूप से पतन हो गया था। अगर हम बात प्रथम ओंगल मसूर युद्ध की करते हैं तो ये हुआ था 1767 से लेकर 69 के बीच, और ये खत्म हुआ था मद्रास की संधि से। तो इसको अगर आप सही अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी। देखिए 3 पिटक हैं, अगर हम बात करते हैं तो विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों पिटकों की भाषा जो है वो पाली है। तो अगर हम बात अभिधम्म पिटक की रचना की करते हैं तो अभिधम्म पिटक की जो रचना हुई थी इसमें बौद्ध दर्शन का उल्लेख है, और ये तृतीय बौद्ध संगति के दौरान हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तृतीय बौद्ध संगति। अगर हम बात प्रथम बौद्ध संगति की करते हैं तो ये राजगिरी में हुआ था, अजात शत्रु के शासनकाल में और महाकश्यप की अध्यक्ष में। द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो यह वैशाली में हुआ था, कालाशोक के शासनकाल में और साबाकामी की अध्यक्षता में। तृतीय बौद्ध संगति की बात करते हैं तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में और मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में। अगर हम चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करते हैं तो यह कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में और वसुमित्र की अध्यक्षता में। चौथे बौद्ध संगति से याद रखिएगा, इसी बौद्ध संगति के बाद जो बौद्ध धर्म था वो 2 भाग हीनयान और महायान में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है। तो अगर हम बात क्रिप्स मिशन की करते हैं तो क्रिप्स मिशन मार्च 1942। अगर हम बात भारत छोड़ो आंदोलन की करते हैं तो अगस्त 1942, अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं तो अगस्त 1940, और व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करते हैं तो अक्टूबर 1940। तो इसको अरेंज करने पे आपका जो सही आंसर आएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है रक्त का पीएच मान होता है। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात पीएच मान की करते हैं तो आपने नाम सुना होगा सोरेनसेन, इन्होंने 1909 में पीएच स्केल दिया था। हमारा जो शरीर है वो 7 से लेकर 7.8 पीएच पारस के बीच कार्य करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पीएच मान जो आपको याद रखने हैं वो है दूध जिसका होता है 6.4, समुद्री जल जिसका 8.4, लार 6.5, शराब 2.8, सिरका 2.4। ये सब जनरली अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। अगर हम बात विषुवत रेखा को 2 बार काटने की करती है तो करता है कांगो नदी। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किसके है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो जैव सुरक्षा से है, और इसे 2000 में मॉन्ट्रियल कनाडा में अपनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैव सुरक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या है। तो भारी जल हम लोग बोलते हैं किसको, D2O को। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा, जिसको हम लोग ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ये हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है जिसमें साधारण हाइड्रोजन का 2 गुना द्रव्यमान होता है। अगर हम बात H2O की करते हैं तो H2O वाटर को बोला जाता है। H2S की बात करते हैं तो H2S हाइड्रोजन सल्फाइड को कहा जाता है, और H2CO3 कहा जाता है कार्बोनिक एसिड को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है चश्मे के लेंस किस कांच से बनाए जाते हैं। तो चश्मे के लेंस जो है वो क्रूक्स कांच से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। फ्लिंट कांच से याद रखिएगा कैमरा, दूरबीन, लेंस बनाने में उपयोग किया जाता है। पाइरेक्स कांच की बात करते हैं तो ये प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में कार्य किया जाता है। और अगर मृदु कांच, इसको सोडा कांच भी कहा जाता है, इसका प्रयोग परख नली, ट्यूबलाइट या फिर बोतलें बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 23वां राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन की अगर बात करते हैं तो ये किया गया है लखनऊ में, और इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस 12 जनवरी पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। क्लियर है। नई दिल्ली से भी कुछ आयोजन याद रखिएगा जो रिसेंटली हुआ है, जो मे भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि रायसेना डायलॉग 2020, प्रथम विश्व युवा सम्मेलन, ठीक है, और 16वां प्रवासी भारतीय दिवस। ये तीनों का आयोजन
नई दिल्ली में हुआ है। अगर हम बात कलकत्ता की करते हैं तो कलकत्ता से याद रखिएगा 5वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2019 का आयोजन कलकत्ता में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है दुनिया का पहला वेल बीइंग बजट जहां आर्थिक विकास की जगह लोगों को कल्याण को प्राथमिकता दी गई है किस देश ने जारी किया? तो ये जारी किया है न्यूजीलैंड ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। अगर हम बात ब्रिटेन की करते हैं तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। ताइवान की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है ताइपे, यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर। अगर हम बात ऑस्ट्रेलिया की करते हैं तो यहाँ की राजधानी है कैनबरा और यहाँ की करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है किस देश ने अपना पहला मंगल मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम होप मार्स मिशन रखा गया है? तो ये किया है यूएई ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएई। क्लियर है। अगर हम बात होप मिशन की करते हैं तो होप मिशन में इसका जो वजन है वो लगभग 1500 किलोग्राम के लगभग है और संयुक्त अरब अमीरात ने मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल बनाने के उद्देश्य से होप नामक मिशन लॉन्च किया है। तो और इसे एक चीज़ और याद रखिएगा, यह जो अंतरिक्ष यान है यह मंगल ग्रह के वायुमंडल तथा बाह्य अंतरिक्ष एवं सौर हवाओं के साथ साथ इसके संबंध का अध्ययन करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएई, जिसको लॉन्च किया गया है जुलाई 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कोविड-19 आपदा से निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा किस आपदा प्रबंधन अधिनियम को लागू किया गया है? तो ये किया गया है प्रबंधन अधिनियम 2005 को। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्वागत में भारत सरकार ने किस कार्यक्रम का आयोजन किया था? तो ये अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में किया गया था नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है हाल ही में किस स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने भारत में पहला 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है? तो ये रियलमी के द्वारा किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। रियलमी जो है वो एक चाइनीज कंपनी है जिसकी स्थापना 2018 में किया गया था। अगर हम बात नोकिया की करते हैं तो नोकिया जो है वो फिनलैंड की कंपनी है और इसकी स्थापना 1865 में किया गया था। अगर हम बात वीवो की करते हैं तो ये भी एक चाइनीज कंपनी है जिसकी स्थापना 2009 में किया गया था और सैमसंग एक साउथ कोरिया की कंपनी है जिसकी स्थापना 1938 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है किस देश द्वारा कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की गई है? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा जिसका नाम रखा गया है HL2M टोकामैक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चाइना। चाइना की अगर बात करते हैं तो चाइना के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग, यहाँ की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के संसद को कहा जाता है पीपुल्स कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये एक इसरो की वाणिज्यिक शाखा है जिसका उद्घाटन बेंगलुरु में ही किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय भी बेंगलुरु में है और इसरो की स्थापना 1969 में की गई थी और अभी तत्कालीन इसरो के चेयरमैन का नाम है के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ताइवान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ताइवान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं सू त्सांग चैंग। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर है। और अगर हम बात ताइवान की करते हैं ताइवान की कैपिटल है ताइपे, यहाँ की करेंसी है न्यू ताइवान डॉलर और यहाँ के संसद को कहा जाता है युआन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के मामले में किस राज्य को देश में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मनरेगा के तहत अगर श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है और छत्तीसगढ़ में कुल 18.52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करते हैं तो इसकी स्थापना हुई है 1 नवंबर 2000 में और अभी तत्कालीन यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है बी आर डिस्प्लेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी आर डिस्प्लेस पुस्तक के लेखक है मलाला यूसुफजाई। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। मलाला यूसुफजाई से याद रखिएगा ये दिन 2014 का शांति का नोबेल से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है 22 मई 2020 को मनाया गया जैव विविधता दिवस का थीम क्या था? तो जैव विविधता दिवस का इस बार का जो थीम था वो था आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, हमारा समाधान प्रकृति में ही निहित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर। अगर हम बात मई के कुछ इंपॉर्टेंट दिवस की बात करते हैं तो याद रखिएगा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस और 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान रहा है। तो ग्लोबल
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 की बात करते हैं तो भारत का स्थान है 112, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। इसका जारी करता है विश्व आर्थिक मंच और पहले स्थान पर है आइसलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्तियों को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है? तो मरणोपरांत किया गया है 12 व्यक्तियों को, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। टोटल 141 लोगों को ये पुरस्कार से नवाजा गया है, जिसमें 7 जो है उन्हें पद्म विभूषण मिला है, 16 को पद्म भूषण मिला है और 118 लोगों को पद्म श्री मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है 92 माँ ऑस्कर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब किसे दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब जो है वो दिया गया है रेनी जेल्वेगर को। तो रेनी जेल्वेगर, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रेनी जेल्वेगर। रेनी जेल्वेगर की अगर बात करते हैं तो इनके फिल्म जूडी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ कुछ और याद रखिएगा, 52वां ऑस्कर से इंपॉर्टेंट जो है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब मिला है जोकिन फिनिक्स को, उनके फिल्म जोकर के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है पैरासाइट को और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड मिला है टॉय स्टोरी 4 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है विजय हजारे ट्रॉफी 2019-20 के विजेता कौन है? विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट में खेला जाता है और इसके विजेता रहा है कर्नाटक, जिसने तमिलनाडु को हराकर ये खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है ब्लू इज लाइक ब्लू पुस्तक के लिए किसे मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। क्लियर है? तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। एक वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के अकॉर्डिंग ही इस वीडियो पे काम किया जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरिया जो ESI वॉल्यूम 1 का जो बुक आया है उस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है विश्व दलहन दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व दलहन दिवस की अगर बात करते हैं तो ये 10 फरवरी को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। फरवरी से रिलेटेड कुछ और दिवस याद रखिएगा, जैसे 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है किस झील को इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो किया गया है डल झील को, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा सही आंसर है। ठीक है, डल झील यानी कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगर हम बात बुलर झील की करते हैं तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है और ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगर हम बात सांबर झील की करते हैं तो ये राजस्थान में स्थित है और ये सबसे अधिक खारे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है 24वां शीतकालीन ओलंपिक खेल 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 24वां शीत ओलंपिक खेल की अगर बात करता है तो ये 2022 में इसका आयोजन बीजिंग चाइना में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बीजिंग चाइना। और अगर आप बात करते हैं 25वां शीतकालीन ओलंपिक खेल के तो ये 2026 में इटली में खेला जाएगा। क्लियर है? और 23वां कहाँ खेला गया था? 23वां खेला गया था 2018 में प्योंगयांग में दक्षिण कोरिया में खेला गया था। क्लियर है? अगर हम बात टोक्यो की करते हैं तो टोक्यो से याद रखिएगा टोक्यो में 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 खेला जाएगा। अगर हम बात पेरिस की करते हैं तो पेरिस में याद रखिएगा 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 खेला जाएगा। और नगोया जापान की से याद रखिएगा 20वां एशियाई खेल 2026 यहीं खेला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है रेस नामक शिक्षा मॉडल को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो रेस नामक जो शिक्षा मॉडल है जिसका फुल फॉर्म होता है रिसोर्स असिस्टेंट फॉर कॉलेज विथ एक्सेलेंस, तो इसको राजस्थान सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान से याद रखिएगा यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र और ये जो है वो चांदी और कच्चा तेल के उत्पादन में पूरे भारत में अग्रणी नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है श्रीमद् भागवत गीता में क्या है? तो श्रीमद् भागवत गीता की अगर बात करते हैं तो इसमें 18 अध्याय और 700 संस्कृत श्लोक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सांची स्तूप सातवाहन यही सही सुमेलित नहीं है। अगर सांची स्तूप की बात करते हैं तो सांची स्तूप का निर्माण जो है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सांची स्तूप का जो निर्माण है वो अशोक के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? अगर हम बात सातवाहन वंश की करते हैं तो सातवाहन वंश से याद रखिएगा इसकी जो स्थापना है वो सिमुक के द्वारा की गई थी। चंदेल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना नन्नुक के द्वारा किया गया था। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा किया गया था
और अशोक बिंदुसार का एक उत्तराधिकारी था जो 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अगर हम बात सही सुमेलित करते हैं तो चंदेल खजुराहो सुमेलित है, सोलंकी अहिल बारा सुमेलित है, पतिहार कन्नौज सुमेलित है, कलचुरी अजमेर सुमेलित नहीं है क्योंकि कलचुरी राजवंश की जो राजधानी थी वो है त्रिपुरी। ठीक है, कलचुरी राजवंश की जो राजधानी थी वो कहाँ थी, वो थी त्रिपुरी। अगर हम बात इनके संस्थापक की करते हैं तो इनके संस्थापक से याद रखिएगा चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक, सोलंकी वंश का संस्थापक था मूलराज प्रथम, प्रतिहार वंश के संस्थापक थे नागभट्ट प्रथम और कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा मेढोरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो मेढोरा का जो सूर्य मंदिर है वो गुजरात में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। ठीक है, और इसका निर्माण किसने करवाया था, इसका निर्माण जो है वो सोलंकी शासकों ने करवाया था। क्लियर है, सोलंकी शासकों से कुछ और चीज़ याद रखिएगा, सोलंकी शासकों ने ही दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर और सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का भी निर्माण करवाया था। सोलंकी वंश की स्थापना किया था मूलराज प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का देखिए, अगर हम बात करते हैं अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति 1564 सही है, दीने इलाही 1582 सही है, महजरनामा 1578 सही नहीं है क्योंकि महजर जमा था 1579 में। क्लियर है, तीर्थ यात्रा कर समाप्ति 1563 ये भी सही है। कुछ और याद रखिएगा, अकबर के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया था 1562 में, इबादत खाना की स्थापना की गई थी 1575 में और इबादत खाना में सभी लोगों की प्रवेश की अनुमति दी गई थी 1578 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। मनसबदारी व्यवस्था को दो अस्पा का प्रचलन किसने किया था। तो ये जो किया था वो किया था जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है, जहांगीर से कुछ और चीज़ याद रखिएगा, जहांगीर को न्याय के जंजीर के लिए भी याद किया जाता है। इसने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया था। जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की भी उपाधि प्रदान की थी और जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। चौसा का युद्ध कब हुआ था। अगर हम बात चौसा युद्ध करते हैं तो ये शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें शेरशाह जीता था और हुमायूं हारा था। ये 1539 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1539। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 कह रहा है दारा सिकोह व औरंगजेब के मध्य सबसे निर्णायक युद्ध कौन सा हुआ था। तो ये हुआ था धर्मत का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर है। और कब हुआ था, 15 अप्रैल 1658 ईस्वी को ये धर्मत का युद्ध हुआ था। ठीक है, अगर हम बात दारा सिकोह की करते हैं तो ये कौन था, शाहजहां का पुत्र था। उस समय शाहजहां क्या था, बीमार था, तो वो शाहजहां का पुत्र ही ये लड़ाई लड़ा था। ठीक है, अगर हम बात देवराई की युद्ध करते हैं, देवराई की युद्ध की करते हैं तो देवराई के युद्ध से याद रखिएगा, देवराई के युद्ध में सफल होने के बाद औरंगजेब जो था वो दिल्ली में प्रवेश किया और शाहजहां के महल में दूसरी बार अपना राजाभिषेक करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा शासक था जो 2 बार अपना राजाभिषेक करवाया था। तो उसका आंसर भी हो जाएगा औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों के क्रियाशीलता के सही क्रम को दर्शाता है। तो देखिए, बंधन के अगर क्रियाशीलता की अगर बात करता है तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, एकल बंध, द्वितीय और त्रिबंध के बीच। अगर हम यहाँ पे एक चीज़ और पूछ ले सकता है, देखिए बंधनों की क्रियाशीलता या बंधन ऊर्जा का क्रम पूछे तब तो ये सही आंसर हो जाएगा, लेकिन अगर बंधन दूरी का क्रम पूछे तब उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बंधन दूरी का अगर पूछेगा तब इससे उल्टा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है गंध धातु एक मिश्र धातु है। तो गंध धातु जो है उसमें कॉपर 88% होता है, टीन 10% होता है और जिंक 2% होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Cu + Sn + Zn। अगर हम बात Cu की करते हैं यानी कॉपर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29। Sn यानी टीन की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 50 और Zn यानी जिंक की बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत में रहता है। शरीर को जरूरत पड़ने पर यह पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर दी जाती है और शरीर में शर्करा की कमी होने पर यकृत उन्हें प्रोटीन में संश्लेषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये किया गया था चौथी पंचवर्षीय योजना में 19 जुलाई 1969 को ये किया गया था। ठीक है, चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब थी, 1969 से लेकर 74 तक था। अगर हम बात
पंचमी की करते हैं तो पश्चिमी था 1974 से लेकर 1978 तक, और छठी की बात करते हैं तो ये था 80 से लेकर 85 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। तो जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें पूरक वस्तुएं या फिर कंप्लीमेंट्री गुड्स कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं कलम और सिलाही, इन दोनों का यूज साथ साथ किया जाता है, तो इन दोनों एक दूसरे के पूरक वस्तुएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूरक वस्तुएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 कह रहे हैं भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। मानक समय रेखा की बात करते हैं तो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कोरबा जनजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। तो कोरबा जनजाति जो है वो मुख्यतः झारखंड और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। झारखंड से कुछ और जनजातियों के नाम याद रखिएगा, जैसे संथाल, मुंडा, बिरहोर। अगर हम बात राजस्थान की करते हैं तो राजस्थान से याद रखिएगा मीना, सहरिया, भील, बंजारा। अगर हम बात पश्चिम बंगाल की करते हैं तो पश्चिम बंगाल से याद रखिएगा संथाल, लेपचा, भूमिज। मिजोरम से याद रखिएगा लाखर, पाबो, मिजो, कुकी, ये सब मिजोरम की जनजातियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए चांगला दर्रा जम्मू और कश्मीर सुमेलित है, ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। सिपकीला दर्रा की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश, ये भी सुमेलित है, ये सतलज महाखंड से होकर हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। और बोमडीला दर्रा की बात करते हैं तो बोमडीला दर्रा उत्तराखंड में नहीं है, ये गलत है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, और ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी ल्हासा से जोड़ता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात नाथुला दर्रा की करते हैं तो ये सिक्किम सही है, और यह जो दर्रा है वो प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 कह रहा है भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल की पैदावार अधिक क्यों होती है। क्योंकि पूर्वी तट जो है वो पश्चिमी तट की तुलना में चौड़ी है और तथा डेल्टा क्षेत्र एवं जलोढ़ मिट्टी से परिपूर्ण है। इसी कारण से इस क्षेत्र में चावल की खेती जो होती है वो अधिक होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है। तो एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 89 कह रहा है केंद्र और राज्य विधायी संबंध संविधान के किस भाग में उपबंध किया गया है। तो ये किया गया है भाग 11 में। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। भाग 11 की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 245 से लेकर 263। अगर हम बात भाग 10 की करते हैं तो इसमें अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों का विवरण है, और ये अनुच्छेद 244 और 244 का क। अगर हम बात भाग 12 की करते हैं तो इसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद का वर्णन है, जो कि 264 से 300 अनुच्छेद तक है। अगर हम बात भाग 13 की करते हैं तो इसमें भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित है, और इसमें अनुच्छेद 301 से लेकर 307 तक इसका विवरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना जरूरी है। तो राष्ट्रपति पर अगर हम महाभियोग की बात करते हैं तब तो याद होना चाहिए आप लोगों को अनुच्छेद 61, और इस पे राष्ट्रपति को 14 दिनों का पहले नोटिस भेजना चाहिए, और कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सदन आरोप लगाया है उस सदन का 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है निम्न में से किस परिस्थिति में किसी सांसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो हाँ, इससे हो जाती है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता हो जाती है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य करार देता है तो ये भी हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और महाभियोग संसद के द्वारा लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर होगा। अगर हम बात भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की करते हैं तो अनुच्छेद 61, ठीक है, और ये संसद के दोनों सदनों से महाभियोग को 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद ही हटाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं तो ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और संसद के उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया गया है उसके 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा, और तब दूसरा सदन जो है वो राष्ट्रपति पर लगे आरोपों की जांच करेगा या फिर जांच करवाएगा। फिर आरोपों को जो सिद्ध करने वाला प्रस्ताव होगा उसको 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब जाके राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी, और राष्ट्रपति को उसी दिन अपने पद से पद त्याग देना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है
किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करते हैं तो ये है 243 का के, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही आंसर है। अगर ऐसे निर्वाचन आयोग की बात करते हैं तब आप लोगों को याद होगा भाग 15 और अनुच्छेद 324 से लेकर 329। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है भारतीय संविधान में एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति संसद में किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? देखिए, अब पहले अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते, मतलब जनवरी 2020 से पहले इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते होते तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होता वो होता, देखिए, अनुच्छेद 330 में है SC ST के लिए लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 331 में है एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में आरक्षण, अनुच्छेद 332 में है SC ST के लिए विधानसभा में आरक्षण और अनुच्छेद 333 में है एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में मनोनयन। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं 331 में एंग्लो इंडियन के लिए लोकसभा में मनोनयन और 333 में एंग्लो इंडियन के लिए विधानसभा में मनोनयन। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं तो हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्यों की जो नियुक्ति है वो संसद में करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि अब एंग्लो इंडियन सदस्यों की नियुक्ति जो है वो संसद में करने के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है किस संविधान संशोधन में पिछड़े वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो अगर हम बात करते हैं तो ये है 123वां संविधान संशोधन में, ठीक है। 123वें संविधान संशोधन द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और संविधान संशोधन 102 के रूप में वर्णित किया गया है। अगर हम बात 100वें संविधान संशोधन की करते हैं तो यह है भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण और 101वें की बात करते हैं तो इसके तहत GST को लागू किया गया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप लोग अपने मार्क्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।